सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है। 75 साल पूरे हो चुके हैं गुलामी की बेड़ियों से देश को आज़ाद हुए। आज़ादी एक लंबे संघर्ष और त्याग की लड़ाई रही। आज का दिन ऐतिहासिक है। हम सब जानते हैं कि आज़ादी की जंग में गुलामी का पूरा कालखंड संघर्ष में बीता। भारत का कोई कोना ऐसा नहीं था जब देशवासियों ने सैकड़ों सालों तक गुलामी के खिलाफ जंग न लड़ी हो। आज पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। एक पुण्य पड़ाव है आज का दिन, एक नई राह दे रहा है। एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ हम अब अगला कदम बढ़ा रहे हैं और आज का दिन बेहद शुभ अवसर के रूप में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9वीं बार लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। पीएम मोदी ने कहा, आज हम सब देशवासियों के लिए हर महापुरुष को, त्यागी को और बलिदानी को नमन करने का अवसर है। उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लेने का अवसर है। इस बार लाल किले पर देशवासियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 संकल्प रखे, त्रिशक्ति का मंत्र दिया। उनका पहला प्रण है, देश अब बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़े। बड़ा संकल्प होगा तो विकसित भारत बनेगा। दूसरा उनका प्रण था, सैकड़ों साल की गुलामी ने जो हमें जकड़ कर रखा है उसे हमें मुक्ति पानी है। हमारे मन में गुलामी का एक भी अंश अगर कहीं बाकी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना है। अब 100% आज़ादी होगी। पंच प्रण में से तीसरा प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा कि हमारे देश की तमाम विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। यही विरासत जिसने कभी भारत का स्वर्णिम काल दिया था और भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। चौथे प्रण की बात करें तो एकता और एकजुटता, इस पर बहुत जोर दिया जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत भी है। 130 करोड़ देशवासियों को जोड़ने की शक्ति है। एकता की ताकत, एक भारत श्रेष्ठ के सपनों के लिए भी ये चौथा प्रण उनका बहुत ही जरूरी है। पांचवा और आखिरी प्रण जो था प्रधानमंत्री का आज के आज़ादी दिवस पर, वो था नागरिकों के कर्तव्य का पालन। नागरिकों के कर्तव्य के पालन का पाठ पढ़ाया लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने, और उन्होंने प्रधानमंत्री के पद को, सीएम के पद को भी इस दायरे में रखा क्योंकि वो भी इसी देश के नागरिक हैं। तो आने वाले 25 सालों के सपनों को भी पूरा करने के लिए एक बड़े प्राण शक्ति की ज़रूरत होती है, बड़े सपनों की ज़रूरत होती है, बड़े संकल्प की ज़रूरत होती है। तो आज ऐसे ही कुछ पंच प्रण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज़ादी दिवस पर। 76वें साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और इसी पंच प्रण पर आज हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका हम आपसे परिचय कराएंगे, लेकिन हम पहले सुन लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस पे देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देंगे। अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर
गांव गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग, गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदी बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम बांट रहे हैं, 5G की ओर कदम बांट रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये टेकेड जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के प्यास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, ये हमारा कर्तव्य है। 2 विषयों को तो मैं यहां चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण, इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा, आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए,
उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कई कड़े संदेश दिए। 83 मिनट के उनके जो भाषण थे उसमें भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर सख्त प्रहार किया है उन्होंने। इसके अलावा डिजिटल क्रांति पर बात की। सबसे ज्यादा भावुक हुए वो नारी सम्मान को लेकर के। जिस तरह से खबरें आ रही हैं और तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं नारी के सम्मान को लेकर के, बहुत ही भावुक हुए प्रधानमंत्री और उस पर भी उन्होंने अलग से चर्चा की। आज हमारी चर्चा प्रधानमंत्री के पंचप्रण पर है। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ महिला पत्रकार के रूप में जुड़ रही हैं कल्पना शर्मा। कल्पना, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरि अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है सर आपका। जी तो चर्चा आज हमारी इसी पर है कि प्रधानमंत्री के जो पंचप्रण है उस पर किस तरह से आपकी प्रतिक्रिया होगी और देश के लिए ये कितने फायदेमंद होगी, क्योंकि उन्होंने कई प्रहार किए हैं और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की है देश की एकजुटता की बात की है। पिछले दिनों जिस तरह से पूरे देश और प्रदेश में भी अलग अलग तरह की खबरें आई हैं, एकजुटता में कहीं ना कहीं संधि लगती हुई दिखी, तो ये उनका कड़ा संदेश रहा देश के लिए। देश के में जो विभाजन शक्तियां हैं, देश को बांटने वाली जो ताकतें हैं, उनको एक तरह से उन्होंने कड़ा संदेश दिया यहाँ से। सबसे पहले मैं अग्रहरि जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक तरह से उसे मंत्र कहिए कि 5 मंत्र उन्होंने दिए हैं। अगर नारी सम्मान की, सबसे पहले मैं नारी सम्मान की बात करना चाहूंगा, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री के मन में कहीं न कहीं यह टीस जरूर है, कोई बात जरूर है कि नारी सम्मान को लेकर के कहीं कोई समाज में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए उन्होंने नारी सम्मान की बात की है। डिजिटल इंडिया और अंत में उन्होंने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है, तो हमें लगता है कि भ्रष्टाचार एक सबसे पहले मैं बात बता दूं कि प्रधानमंत्री अगर लाल किले के प्राचीर से अगर बोल रहे हैं और बतौर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, तो वह देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। तो यह सभी पार्टियों के लिए लागू होता है, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी क्षेत्रीय दल हो, सभी के लिए लागू होता है। और अगर उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की तो सब पार्टियों को अपनी तरफ जरूर देखना होगा कि कहीं न कहीं कुछ गलत तो गड़बड़ी तो जरूर है। अगर प्रधानमंत्री अगर बोल रहे हैं तो भाजपा पार्टी को भी इस पर सोचना पड़ेगा कि उनके दल का कोई एक प्रधानमंत्री न होकर के वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर यह बात उठा रहे हैं तो यह देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और आज जिस तरह से आप बात कर सकते हैं कि बिना पैसे दिए लिए कहीं कोई काम होता नहीं है। आप देख लीजिए सरकारी ऑफिसों में क्या है, अगर एक पटवारी के पास जाइए, यहाँ तक कि अगर शिक्षकों की भर्ती में भी आपको पैसे देने के बाद ही तबादले होते हैं। ये सब सिर्फ वही बात नहीं है, ढेर सारी चीजें हैं, बिना पैसे के कुछ काम है। तो भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा देश और समाज के लिए है। और अगर प्रधानमंत्री अगर लाल किले की प्राचीर से अगर बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार को हमें समाप्त करना चाहिए, तो हमें लगता है कि सभी देशवासियों को इस पर जरूर ध्यान देना होता है। और इसके लिए खासकर जो पार्टियां जो रूल करती हैं, शासन करती हैं, राज्य करती हैं, देश में करती हैं, उनको भी इस पर विचार करना होगा। बिल्कुल, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो निश्चित रूप से वो हर दल के लिए, हर दल में अगर इस तरह के लोग हैं
जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, परिवारवाद में लिप्त हैं, भाई भतीजावाद की बात की है उन्होंने, तो वो हर दल के लिए, हर दल के नेताओं के लिए है। कल्पना हमारे साथ जुड़ी हुई। कल्पना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात पहले भी की थी, प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से उठाया था। एक ऐसे राज्य से शुरुआत की थी, हरियाणा से, जहां बेटियों की संख्या सबसे कम है, महिलाओं की संख्या सबसे कम है। आज उन्होंने फिर बेटियों की बात की है और उन्होंने ये भी कहा कि अगले 25 सालों तक अगर भारत को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचना है, ऊंचाई पर पहुंचना है, तरक्की पर पहुंचना है, तो एक आधी आबादी जो है उसको भी आगे लेकर आना होगा, बेटियों को ज्यादा मौके देने होंगे। क्या रहेगी आपकी प्रतिक्रिया? अक्सर प्रधानमंत्री जी महिलाओं, बेटियों को लेकर हमेशा एक तरह से देखा जाए इस तरह की बातें जरूर रखते हैं। वो एक मैसेज देने का कोशिश करते हैं कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे, लड़कियों को पढ़ाने से लेकर उनको आगे लाने तक की भूमिका क्योंकि परिवार की होती है, एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं समाज को, साथ में सरकारों को। एक तरह से वो बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें जिस तरह से की जाती हैं, हमने कुछ दिन पहले भी इस विषय पे एक बार चर्चा की थी कि आरक्षण की बात हम कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं को जो चीजें मिलनी चाहिए, जो सम्मान मिलना चाहिए, उसको लेकर के जहाँ एक सरकार अपनी योजनाओं को लेकर के आती है, उसके साथ साथ आवश्यक है कि हमारे दायित्व हम समझें। हम महिलाओं को आगे, परिवार जब तक आगे नहीं करेगा तब तक वो चीजें, आज भी बहुत लंबा गैप है उस खाई को पाटने के लिए, जो कहीं ना कहीं आज भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता को दर्शाता है। आज भी हम कहीं ना कहीं समाज में कुछ ऐसा तबका है जो आज भी कम लड़कियों को कम शिक्षित करने पर, उनको बाहर निकालने के लिए आज भी कहीं ना कहीं विचार करता है। उसका कारण सिर्फ ये है क्योंकि समाज में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव बरता जाता है। आज भी वो सुरक्षित महसूस नहीं करती क्योंकि उनके साथ जिस तरह की घटनाएं घटती हैं, तो बच्चियों को लेकर कहीं ना कहीं परिवार जरूर इस विषय को लेकर के गंभीर है कि उनकी सुरक्षा को लेकर वो उतना सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो ये ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर सरकार भले ही कहती हो हमारी, लेकिन उस पे जितना इम्प्लीमेंट होना चाहिए, उनकी सुरक्षा को लेकर या उनको बाहर निकालने के लिए जितनी चीजें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसका अभी भी अभाव है संगीता जी। बिल्कुल, सरकार योजनाएं बना सकती है, लेकिन समाज की भी एक बड़ी भूमिका है और उन्होंने जन भागीदारी को भी बहुत जोर शोर से उठाया, क्योंकि सरकार सिर्फ काम कर सकती है, योजनाएं बना सकती है, लेकिन उनको जो इम्प्लीमेंट देना है वो कहीं ना कहीं कुछ सामाजिक परिवेश में भी उनको लाना है। सामाजिक समस्याएं भी हैं, उसमें समाज के लोग ही उस समस्या को का निदान निकाल सकते हैं। हरि अग्रह जी, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब बड़ी समस्याएं, कुछ बचा नहीं था देश में। सबसे बड़ी दो समस्याएं थी, एक तो पोषण की समस्या थी, और पोषण के बारे में अगर बात की जाए तो अब प्रधानमंत्री जी ने आज साफ कहा कि खेती को नई तकनीक के साथ हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक समय था जब हम गेहूं आयात करते थे, कई सारी चीजें जो थी हम आयात किया करते थे। आज 75 साल बाद हम इस स्थिति पर हैं कि हमें अब कई देशों में निर्यात भी कर रहे हैं। तो और तकनीक के साथ आगे बढ़ने की उन्होंने बात की है, खेती को और सक्षम और उद्यम बनाने की बात की है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि अब वह पहले जैसा हमारा भारत नहीं रहा। अब भारत बहुत विकसित हो चुका है और हर मामले में हम काफ़ी ताकतवर होकर पूरे विश्व में उभरे हैं। तो हमें इसको और आगे बढ़ाने के लिए, और आज प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला भी है कि उन्होंने हालांकि विश्व की बात नहीं की, देश की बात की आज, लेकिन देश में उन्होंने देश को किस तरह से डेवलप करना है, किस तरह से विकास की ओर हमें ले जाना है, हर मामले में हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनना है। तो जब तक यह नहीं हो सकता तब तक नहीं हो सकता। और आज अगर देखिए, उस दौर में जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो आप सही कह रहे हैं कि उस समय अनाज की बहुत कमी हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद हरित क्रांति शुरू हुआ, उसमें अनाज ही नहीं, हम उद्योग और अनाज सभी मामलों में काफी आत्मनिर्भर, काफी बड़ा उत्पादन हो रहा है और हम दूसरे देशों में भी निर्यात कर रहे हैं। यह सब तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, हम सभी समाज के लोगों को की जिम्मेदारी होती है। यह सही है कि सरकारें कानून बना सकती हैं, सरकारें एक यह भी है कि कानून बनाने से ही सब कुछ नहीं होता। हमें जो इम्प्लीमेंट करने वाले और जो कराने वाले लोग हैं, उनकी भी एक मंशा होनी चाहिए। अगर उनके दिलो दिमाग में वह चीजें नहीं है तो यह सफल नहीं हो सकता।
जी। बिल्कुल। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, फिर अटल जी आए तो उन्होंने साथ में जय विज्ञान जोड़ा, आज जय अनुसंधान भी जोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने। और उन्होंने ये भी कहा कि हम 5G के साथ, डिजिटल क्रांति के साथ देश को आगे लेके जा रहे हैं। कल्पना, कैसे देख रही हैं आप आगे का भविष्य डिजिटल इंडिया को? बिल्कुल, काफी हद तक ये जो एक मैसेज देने की कोशिश की, इस पे काम तो सरकार पहले से ही कर ही रही है। इसी के चलते आप सबसे बड़ी बात ये, आज मोदी जी ने अपने भाषण में जिस तरह से बताया कि भारतीय निर्मित द्वारा सलामी दी गई फर्स्ट टाइम, तो ये कहीं ना कहीं एक अचीवमेंट की तरह तो देखा ही जाएगा। सैनिकों को उन्होंने कहा कि वो 300 से ज्यादा ऐसी चीजें बनाएं जो भारत से निर्मित हो, क्योंकि आज तक हमारे देश में देखा जाए तो ब्लूट प्रूफ जैकेट की बात कर ली जाए, ग्लव्स की बात कर ली जाए, ये सब बाहर से आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे इनका भारत में निर्माण होने लगा। अनुसंधान की बात कर ली जाए तो भारत में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बनने लगे जिनके बारे में भारत से दूसरे देशों पर निर्भर था। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देशों की बौखलाहट भी जरूर इसमें देखने को मिलती है कि वो जानते हैं कि भारत अब निर्भरता की ओर बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी चीजें वो खुद निर्मित करने लगा है जो एक भारत में बड़ा बाजार की तरह से बाकी देश भारत की तरफ देखते थे, उनको भारत को रिझाने की कोशिश की जाती थी उन देशों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से भारत कहीं ना कहीं विश्व शक्ति के रूप में उभरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करें, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमारे देश में जो आज बनाई जा रही है, आज एक तरह से देखा जाए यूथ को फंड मुहैया कराया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि आप मेड इन इंडिया की तरफ किस तरह से कॉन्सेप्ट लेके आ सकते हैं, उस पर उनको मॉनिटरिंग कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मैसेज देने की कोशिश करी गई है। और ज्यादा मैं ये समझती हूँ बहुत लंबा समय नहीं है जब भारत इस और अपने आप को आत्मनिर्भर के रूप में साबित कर देगा। तो बहुत अच्छा एक मैसेज है संगीता जी। बिल्कुल, हम सबको याद है कि जब कोरोना आया था तो हमारे यहाँ मास्क भी नहीं होते थे, ऑक्सीमीटर नहीं होते थे, हम सब चीज़ दूसरे देशों से ले रहे थे, लेकिन साल भर के अंदर हमने वैक्सीन भी बना ली और बाकी सारी जो ज़रूरतें थी कोरोना से निपटने के लिए, कोरोना से सावधानी रखने के लिए, तो वो उन सब चीज़ों का निर्माण भी हमारे देश ने किया। तो ये भी एक अच्छी पहल रही। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को भी एक नया नाम दिया है, पीएम समग्र स्वास्थ्य मिशन का नाम दिया है उन्होंने, और इसके साथ वो अब आगे जाने वाले हैं। इसमें किस तरह का विस्तार होगा, हरि अग्रहरी जी, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी हमें लगता है कि जब से 2014 के बाद से उन्होंने हेल्थ सेक्टर में काफी कुछ काम किया है। उन्होंने आप देखिए ना कि बहुत करोड़ों लोगों को उन्होंने 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। आज अगर आप देखिए कि किसी निजी कंपनियों से अगर आप बीमा कराने के लिए जाते हैं तो कितना पैसा लगता है, लेकिन आज हर आदमी को, हर व्यक्ति को जो जरूरतमंद है उनको अगर 5 लाख रुपए का बीमा दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पर कितना पैसा खर्च होता होगा, भारत सरकार कहीं न कहीं से अपना खर्च कर रही है। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज भी आप देखिए सरकारी अस्पतालों में आप जाकर देखिए, जो जितना पैसा खर्च होता है और जिस तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। तो प्रधानमंत्री का इशारा हमें लगता है कि उसकी तरफ भी रहा होगा, अगर वो स्वास्थ्य की बात करता है। और स्वास्थ्य के लिए तो हमें और आपको सभी को मिलकर के एक बड़ा मूवमेंट चला होगा, तभी देश स्वस्थ हो पाएगा। और स्वास्थ्य सिर्फ दवाइयों से ही काम नहीं चलेगा। स्वस्थ रहने के लिए जो भी चीजें होती हैं उसको भी हमें देखना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा और उसके पहले हमें शिक्षित होना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं जिससे करने के बाद ही हम अपने आप को हर फील्ड में मजबूत कर सकते हैं। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और निश्चित रूप से देश के भविष्य को आगे ले जाने वाली, देश के भविष्य को उज्जवल बनाने वाली बातें होंगी अगर वो सही तरीके से जमीन पर इम्प्लीमेंट अगर उनका हो जाता है तो, और योजनाएं उस पर अगर अच्छी बनती है तो। स्वास्थ्य से हम सब जूझ ही रहे हैं 2 साल से, कोरोना के जब से कोरोना आया है पूरा विश्व जूझ रहा है। हमारे देश में भी महंगाई और बेरोजगारी निश्चित रूप से बढ़ी है इस चीज को लेकर के। आज प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दिया, उसके बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बोला कि आज की जो सरकार है वो आत्ममुग्ध सरकार है। तो इस पर आप प्रतिक्रिया चाहूंगी। पहले हरि अग्रहरी जी आप दीजिए, फिर मैं कल्पना से प्रतिक्रिया दूंगी।
देखिए, अगर प्रधानमंत्री जी कुछ बोल रहे हैं तो एक विपक्ष के नाते उनका भी दायित्व बनता है, और उनकी खूबियां हो चाहे उनकी खामियां हो, बताना पड़ता है। लेकिन विपक्ष, मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि विपक्ष सिर्फ खामियों की तरफ ध्यान देता है, खूबियों की तरफ ध्यान नहीं देता। अगर सोनिया गांधी ऐसा बोल रही हैं तो ठीक है, उनका भी अधिकार है, उनको कहना चाहिए। और प्रधानमंत्री की एक-एक टिप्पणी पर उनका, वो भी प्रमुख विपक्षी दल है, और देश में 70 सालों तक जिस पार्टी ने शासन किया हो, तो स्वाभाविक रूप से वो इस चीज को तो उनको कहना ही पड़ेगा कि प्रधानमंत्री यह गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। लेकिन वह सब ठीक है। अगर जहां तक खामी की बात है, उन्होंने कहा तो कि प्रधानमंत्री ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है क्या नहीं है, लेकिन क्या खूबी है सरकार की, इसको भी थोड़ा सा कहना चाहिए। हम्म। कल्पना, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी इस बात पर, क्योंकि आज नेहरू गांधी के साथ सावरकर का भी जिक्र किया है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने, और एक कड़ा बड़ा संदेश दिया, बड़ा हमला भी बोला इस बात को लेकर कि जब तिरंगे की पोस्ट लगाने की बात आई थी तो कांग्रेस ने पोस्ट तो लगाई लेकिन नेहरू के फोटो वाली लगाई। तो उन्होंने ये बताया कि किसी व्यक्ति को तिरंगे से ज्यादा बड़ा बताया। इस तरह का हमला प्रधानमंत्री की तरफ हुआ। देखिए, राजनीतिक उसमें इस तरह के स्टेटमेंट आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से सोनिया गांधी जी ने बोला, वो उनका एक तरह से देखा जाए उनका अधिकार है, वो अपनी उन सत्ताधारी पक्ष पर हमला करना उनका दायित्व बनता है। एक तरह से देखा जाए वो अपने काम को अच्छे से निर्वहन कर ही रही हैं, लेकिन जहां आवश्यकता है वहां वो कभी अपना स्टेटमेंट नहीं देती। जहां देखिए, आज अगर बात की जाए बेरोजगारी की, आप बात की जाए महिला शिक्षा की, आप बात कर लीजिए, अगर देखा जाए कुछ दिनों में हम जनसंख्या के मामले में चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। एक ऐसा विषय जिस पर आज कहीं ना कहीं एक बोलने की आवश्यकता थी, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई स्टेटमेंट मोदी जी द्वारा नहीं दिया गया। ऐसे बहुत सारे विषय आप देखिए, महंगाई की अगर बात कर ली जाए, अगर आप बाकी 5 गणों की बात करते हैं तो आप ये क्यों नहीं बताते कि देश की आज ये जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते बेरोजगारी बढ़ेगी, जिसके चलते महंगाई अपनी चरम पर है। इन सारे विषयों को आप कैसे गौण कर सकते हैं? तो आप राजनीतिक, जब देखिए ये कहीं ना कहीं छीटाकशी की राजनीति दोनों ही पार्टियां करती हैं, उस लेकर के मैं किसी तरह का कोई स्टेटमेंट के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूंगी। लेकिन ऐसे बहुत से विषय थे जो कि कहे जा सकते थे, जिनको लेकर सत्ता पक्ष रहना जरूरी समझती है, क्योंकि वो जानती है कि जनता के बीच में इन सारे विषयों को लेकर के नाराजगी है। जनता चाहती है कि उनके इन विषयों को लेकर के बात की जाए। आप देखिए, जनसंख्या एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के सरकार किस तरह से चुप है। आप जानती हैं कि उसको लेकर संख्या सरकार ने अपने विपक्ष ने अपने एक प्रोपेगेंडा बनाया, लेकिन उसको लेकर के हुआ क्या? कुछ भी नहीं। ऐसी स्टेटमेंट दी गई किसी के द्वारा, ना पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोल रहा, नई नई चीज को लेकर के स्टेटमेंट। हाँ, आत्ममुक्त अगर बात कर ली जाए, जिस तरह से सोनिया गांधी ने कहा, कहीं ना कहीं देखा जाए विषयों से भटकती हुई राजनीति दोनों ही तरफ से नजर आती है। तो इसको लेकर के सरकार को बहुत आवश्यक है कि अपने एजेंडे हैं उसको क्लियर करें। मैं उनके भाषण में कोई कमी नहीं निकाल रही हूँ, जो भी जिस तरह से उन्होंने अपना भाषण दिया वो पूरी तरह से ठीक था, लेकिन उनमें कुछ विषयों को ऐड किया जा सकता था, कुछ और विषयों को भी छूना चाहिए था। बिल्कुल, छीटाकशी की राजनीति, भटकती हुई राजनीति। निश्चित रूप से जनता को उम्मीद थी कि महंगाई पर प्रधानमंत्री कुछ जवाब देंगे, बेरोजगारी पर कुछ जवाब देंगे, लेकिन हम इंतजार करेंगे। उम्मीद कर रही है जनता की कुछ ना कुछ उस पर होगा। इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए कल्पना जी आपका और हरि अग्रहरी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो आज दिन ऐतिहासिक है, एक पुण्य पड़ाव है, एक नई राह है, एक नए संकल्प और नए सामर्थ्य के साथ अब हम कदम बढ़ा रहे हैं, एक नए उम्मीद के साथ, एक नए भविष्य की ओर। आज हम सभी कृतज्ञ हैं बापू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अंबेडकर के, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर जीवन को खपा दिया। ये देश कृतज्ञ है उनका। मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर और राम प्रसाद बिस्मिल का। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी थी। आज हम सब देशवासियों के लिए ऐसे हर महापुरुष के नमन करने का अवसर है, उन्हें स्मरण करने का अवसर है, उनके सपनों को पूरा करने के संकल्प लेने का अवसर है। इसी के साथ दीजिए इजाजत और बने रहिए खबर भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।